नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। तो जो पहला पेपर है हिंदी का, बेसिकली उसमें आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है। तो आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालयों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि इकाई संख्या 1 से लेकर के और इकाई संख्या 8 तक, यानी 1 से लेकर के 8 तक इकाई संख्या से जो बनने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को इसमें रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और अब की बार जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है आने की। 2025 और 26 में ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी साहित्य पेपर नंबर 1 पढ़ना क्या है, हिंदी मतलब भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, इसी का मॉडल पेपर है। बीए 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी विश्वविद्यालयों में लिखित परीक्षा होती है उन सभी के लिए और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बीच बीच में जो बनेंगे मैं बताता हुआ चलूंगा। क्लियर? चले, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है ये और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। प्रश्न है वाक्य के अंग बताएं। देखिए, वाक्य के भेद या वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के 2 भेद या 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि वाक्य के 2 अंग कौन से हैं। एक ऑप्शन दिया था उद्देश्य, दूसरा दिया था विधेय और तीसरा दिया था ए और बी दोनों सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में आपको दिया था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सी था, जिसमें उद्देश्य और विधेय था। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है ने परसर्ग का प्रयोग बताएं। ने परसर्ग, परसर्ग क्या होता है? देखिए, कर्ता ने अरुकर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है बाकी सब अधिकरण। कहने का मतलब ये है, देखिए परसर्ग जो होते हैं यह एक प्रकार से क्या करते हैं, ये चीजों को बताइए। जैसे कि आपने कहा राम ने खाना खाया, हमने लिखा क्या, राम ने खाना खाया। अब यहां पर जो है क्रिया और कर्म के बीच में संबंध बता रहा है ने। किसने खाना खाया? तो राम ने खाना खाया। ठीक है, किसको खाया? राम ने खाना को खाया। ठीक है, तो इस तरीके से ने परसर्ग जो होता है ये कर्ता से ठीक बाद आता है और कर्ता के लिए से राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर ने क्या है? ने एक परसर्ग है। ठीक है, परसर्ग में ऐसे ही कर्ता ने, कर्ता के लिए जो परसर्ग आता है वो कौन सा परसर्ग आता है? ने परसर्ग। कर्ता ने अरु कर्म को, और कर्म के लिए क्या आता है? कर्म के लिए को परसर्ग आता है। ठीक है, कौन सा परसर्ग आता है? को परसर्ग आता है। कर्ता ने अरु कर्म को भक्त करण से जान, भक्त करण से जान। ठीक है, संप्रदान का के लिए, संप्रदान की क्या होता है? संप्रदान क्या है? संप्रदान, संप्रदान का के लिए अगर शब्द आ जाए तो ये संप्रदान हो जाता है। ऐसे ही तमाम चीजें होती हैं। संप्रदान का के लिए अपादान से मान, अपादान यानी जो से आता है वाक्य में, ठीक है, उसको अपादान कहते हैं। अपादान से, ठीक है, तो से क्या है? से अपादान है। ठीक है, अपादान से मान, काकी के संबंध, यानी कि संबंध क्या होता है? संबंध जो वाक्य बताता है वो काकी के जो है संबंध को बताता है। का की के, ठीक है, का की के संबंध बाकी जितने भी आते हैं वो सब अधिकरण में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ने एक परसर्ग होता है, को भी परसर्ग है। ये सब एक प्रकार से क्या है? कर्म के लिए को परसर्ग आता है, कर्ता के लिए ने आता है, संप्रदान के लिए शब्द संप्रदान कारक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ने परसर्ग का प्रयोग बताएं। देखिए, सामान्यतया इसका उपयोग भूतकाल के अंतर्गत कर्ता कारक के कर्मणी एवं भावे प्रयोगों में होता है। जैसे कि मैंने 4 रोटी खाई। मैंने, किसने खाई? मैं माने आई। मैंने कितनी रोटी खाई? 4 रोटी खाई। किसने खाई? मैंने खाई। और यहाँ पर ने क्या है? परसर्ग है कर्मणी प्रयोग के लिए। तथा मैंने 4 बंदरों को देखा। अब को देखा, यहाँ पर को क्या हो जाएगा? को एक प्रकार से क्या हो जाएगा? कर्ता ने और कर्म को, तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। किसको देखा? बंदरों को देखा। किसने देखा? अब यहाँ पर को क्या है? को आपका
कर्म को भक्त, कर्म यहाँ पर एक प्रकार से कर्म में कर्म को, ठीक है, कर्ता ने और कर्म को भक्त करण से जान, यहाँ पर को परसर्ग जो है ये कर्म के लिए है। ऐसे ही ना, मैंने किसको, बंदरों को देखा, ठीक है, तो ने आपका सब्जेक्ट के लिए आता है, वो आपका को ऑब्जेक्ट के लिए, तो भावे प्रयोग होगा, भाव का प्रयोग। शेष कालों में इसका प्रयोग नहीं होता। प्रायः यह परसर्ग बोलना, भूलना, बकना, लाना, समझना, जानना आदि सकर्मक क्रियाओं को छोड़ करके शेष सभी सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक क्रंदन से बने कालों के साथ प्रयुक्त होता है। किसके साथ नहीं प्रयुक्त होता है? बोलना के साथ ने नहीं आता है, भूलना, बकना, लाना, समझना, जानना, ठीक है, ये चीजें होती हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अव्यय क्या है? अव्यय, देखिए अव्यय वह शब्द होता है जिसका प्रयोग सभी लिंगों, यानी कि चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, ठीक है, किसी के लिए भी, विभक्ति चाहे प्रथमा द्वितीय तृतीया कोई भी विभक्ति हो सभी के लिए, और वचनों एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, ठीक है, द्विवचन बहुवचन सभी में एक प्रकार से एक ही रूप में होता है, उस शब्द को अव्यय कहते हैं। जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई लिंग का प्रयोग हो, चाहे किसी विभक्ति हो, चाहे कोई वचन हो, किसी भी स्थिति में उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अव्ययी शब्द कहा जाता है। जैसे कि कुछ, अब कुछ महिला के लिए भी कुछ वही है, पुरुष के लिए भी हुई है, प्रथमा विभक्ति के लिए कुछ वही आएगा, द्वितीया के लिए भी, तो और जो है तृतीया के लिए भी, वचनों में एक वचन के लिए भी कुछ, द्विवचन के लिए भी कुछ, और जो है बहुवचन के लिए भी कुछ ही आएगा। यानी कुछ, कोई, किंतु, सदा, ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो कि अव्यय शब्द हैं। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि निम्न में से अव्यय शब्द को पहचानें, तो कुछ, कोई, किंतु, सदा, कुछ, कोई, किंतु, सदा ये अव्यय शब्द होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता है। ये वाक्य में जैसे प्रयोग होते हैं हमेशा वैसे प्रयोग होते हैं, इसमें एक प्रकार से लिंग का, विभक्ति का और वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ये अव्यय शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है विलोम क्या है? विलोम माने होता है उल्टा, विपरीत, तो विपरीत अर्थवाची या जो विपरीत अर्थ को दे शब्द, वही एक प्रकार से क्या होता है, वही आपका विलोम होता है। विपरीत अर्थवाची शब्द जैसे आपके, जैसे गुण और दोष, तो गुण क्या है? गुण एक मतलब कि सकारात्मक चीज है, और उसका उल्टा गुण का क्या होता है? दोष, ठीक है। लाभ हानि, असाधु असाधु, ठीक है, सज्जन दुर्जन, मतलब साधु यहाँ पर कर ले, साधु असाधु, सज्जन यानी अच्छा आदमी, दुर्जन माने बुरा आदमी, उत्कृष्ट माने बढ़िया, निकृष्ट माने बेकार, ठीक है, आदि विपर्याय अथवा विलोम शब्द कहे जाते हैं। विलोम शब्द को विपर्याय भी कहते हैं, चूंकि विपर्याय, पर्याय माने होता है एक प्रकार से पर्यायवाची नहीं है। देखिए विपर्याय दो शब्दों से मिलकर के बना है, कौन कौन से? बी और धन पर्याय। विपर्याय, पर्याय माने क्या होता है? एक जैसा, यानी उसी के जैसा या एक जैसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बी माने होता है नहीं, बी जो एक प्रकार से परसर्ग है, इसका उपसर्ग है, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, यानी कि पर्यायवाची जो नहीं है, यानी कि विलोम शब्द को इसीलिए विपर्याय कहते हैं, क्योंकि ये पर्यायवाची नहीं होता है, ये विपरीत अर्थ को देने वाला होता है। पर्यायवाची जो होते हैं वो सेम अर्थ देते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जैसे कि आप देखते हैं कि पंकज, जलज, ठीक है, ऐसे ये शब्द हो गए। जैसे आपका हो गया धरती, भूमि, ठीक है, पृथ्वी, ये सब पर्यायवाची शब्द है। लेकिन धरती और आकाश करें तो धरती आपका क्या हो जाएगा, और आकाश, दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। क्लियर? विलोम एक प्रकार से विपरीत अर्थ को देते हैं, जबकि पर्यायवाची सेम अर्थ को देने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो विलोम आपको समझ में आ गया कि विलोम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे, ऐसे और भी शब्द, तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए एक होती है संज्ञा, तो संज्ञा आप देखते किसी नाम, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है, वे, ये सब आपके सर्वनाम में शामिल होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सर्वनाम ये हो गया। संज्ञा क्या होती है? जैसे किसी पहाड़ का नाम से हिमालय एक संज्ञा है, किसी का नाम हो गया संज्ञा है, किसी स्थान का, किसी नाम का, किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम, वो सब संज्ञा में शामिल होता है।
अगला प्रश्न, समास के भेदों के नामों का उल्लेख कीजिए। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के बेसिकली ये 4-5 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्विगु समास। द्विगु समास में जैसे आपको पता होगा पंचवटी शब्द द्विगु समास में आता है। ऐसे में जिसमें संख्या बताई जाए वो द्विगु समास होता है। ठीक है, कौन सा समास? द्विगु समास होता है। एक समास यहाँ पर आपका लिखना छूट गया है, उसको लिख लीजिएगा छठे में, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर बात करें तो जैसे कि आप देखते हैं दिन और रात। दिन और रात में कौन सा समास है? जहां पर भी योजक चिन्ह लगा हो, जैसे दिन, आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा था दिन रात में कौन सा समास है? ठीक है, दिन और रात। दिन और रात में कौन सा समास है बेटा? तो दिन और रात, जहां पर ये चिन्ह लगे, इस चिन्ह को, इस चिन्ह का क्या नाम है? इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। कौन सा चिन्ह है बेटा ये? इसी चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। योजक माने होता है जोड़ना, यानी दो शब्दों के बीच को जोड़ता है, दिन और रात। ठीक है, माता पिता, ठीक है, आकाश पाताल, तो इन सभी में एक प्रकार से द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में जैसे यहाँ पर एक डंडी लगी होती बीच में, द्वंद्व में भी ऐसे योजक चिन्ह लगे हुए होते हैं और प्रायः एक दूसरे के विलोम या विपरीतार्थक शब्द दिखे होते हैं। ठीक है, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब शब्द आपके इसमें कौन सा समास होता है? तो इसमें द्वंद्व समास होता है। तो ये समास हो गया आपका। द्विगु समास में जैसे पंचवटी, जिसमें एक प्रकार संख्या, जैसे चौराहा, पंचवटी, ठीक है, तिराहा, ठीक है, इस तरीके से त्रिशूल, तो जिसमें संख्यावाचक शब्द आए वो द्विगु समास हो गया। ऐसे ही कर्मधाराय समास, बहुब्रीहि समास। कर्मधाराय समास में जैसे आपका दशानन, दशानन बहुब्रीहि में चला जाएगा, क्योंकि दशानन 10 हैं मुख जिनके, अर्थात रावण, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि बहुब्रीहि में एक प्रकार से क्या हो जाता है कि वो चीजों को बता भी देता है कि भाई ये है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी आप समझ में नहीं पाएंगे। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, तो इस तरीके से तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधाराय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व, ये 6 प्रकार के समास आपको लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न परीक्षा में ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे गए हैं, सबको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी, जिसको पढ़ने में एक प्रकार से जो है वायु का संघर्षण होता है, ऐसे को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण अवयवों का एक दूसरे से स्पर्श होता है और पुनः वायु का संघर्षण से निकलना होता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, जिसको एक प्रकार से पढ़ने में आपको एक प्रकार से जोर देना पड़े या स्पर्श संघर्षी हो, उन व्यंजनों को हम कहते हैं एक प्रकार से स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, जिसको पढ़ने में आपको संघर्ष देना पड़े। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, सघोष और अघोष हिंदी व्यंजनों के नाम लिखें। देखिए सघोष में जैसे आपका क्या आ गया, साघोष और आघोष। आ माने होता नहीं, यानी घोष मतलब जिसमें क्या हो, जैसे का और खा पढ़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई जो है संघर्षण या ऐसे कुछ भी नहीं चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर घोष के साथ यानी वायु के साथ पढ़ेंगे, आप देखिए गा, घा, कुछ अलग टाइप का वॉइस निकल रहा है। जा, झा, डा, ढा, दा, दा, धा, बा, भा, या, रा, ला, वा, हा। इसमें आप देखते हैं एक अलग प्रकार की ऊर्जा निकल रही है, एक घोष निकल रहा है, सा घोष, यानी घोष के साथ निकल रहा है। ठीक है, वायु ज्यादा निकले। लेकिन अघोष में क्या होता है, अघोष में आप देखें क ख, देखिए तुरंत निकल जा रहा है, क ख च छ ट ठ। ठीक है, उ त थ प फ स स, तीनों सा जो है आपके इसमें आ जाते हैं। अब इसको याद कैसे रखना होता है सघोष और अघोष को, देखिए एक सेकंड ऐसे, जैसे मान लेते हैं आपका लिखा हुआ है ये का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, ऐसे लिखा होता है चा, छा, जा, झा, इया, टा। ठीक है, टा, ठा, डा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। अब देखिए यहां पर चीजें क्या हो गए, यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये शब्द जो है, ये 5 शब्द जो है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को पंचमाक्षर कहते हैं।
पंचमाक्षर, और पंचमाक्षर के स्थान पर जो है बिंदी शब्द का भी प्रयोग ऊपर कर सकते हैं। ये पंचमाक्षर शब्द हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं सघोष और अघोष को बेसिकली, तो देखिए का खा, ये दोनों खड़ी पूरी आप निकाल दीजिए किसमें, अघोष में, ठीक है। याद करने की ट्रिक देखिए, अघोष ये होते हैं, और गा घा और ये गा घा जा झा, यानी कि आपका ये वाला, ये दो लाइन पंचमाक्षर को छोड़ दें, ये दो लाइन आपकी क्या हो गई, ये दो लाइन आपकी हो गई सघोष, ठीक है। ये समझ में आ गया। और इसके साथ ही साथ या रा लावा हा जो बच रहा है आपका, या रा ला वा, और इसके अलावा क्या बच रहा है आपका हा, ये 5 अक्षर और जोड़ दीजिए सघोष में। और इसमें क्या आपका आएगा, तीनों प्रकार का सा जो होता है, ठीक है, तीनों प्रकार के सा में, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के सा इसमें शामिल कर लो बस। तो ये आपके सघोष और अघोष का वर्णन मैंने कर दिया। सघोष में क्या होता है, देखिए अघोष में का वाला पूरी लाइन और खा वाली, यानी ये दो लाइनियाँ जो पहली फर्स्ट सेकंड और 3 और 4 इसमें आ जाएगी सघोष में, बाकी पंचमाक्षर अलग कर दीजिए। तो इस तरीके से, और इसमें यारा लावा हा मिला लीजिए और इसमें तीनों सा मिला लीजिए, बस आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सघोष और अघोष क्लियर हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है स्पर्श व्यंजन का उदाहरण दीजिए। देखिए स्पर्श व्यंजन के उदाहरण, का वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं, का खा गा घा, और टा वर्ग में टा ठा डा ढा, ये सब स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं बताएं। स्वर्ण विज्ञान या स्वर्णिम विज्ञान की बात की तो औपचारिक मतलब कि औपचारिक स्वविज्ञान होता है, स्वर्ण विज्ञान, संवहनिक स्वविज्ञान या मतलब कि प्रसारणिक और श्रावणिक, ठीक है। इस तरीके से 3 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हो सकता है आ जाए, बाकी अलग कहीं पर अभी तक नहीं आया है। अगला क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का उदाहरण दीजिए। देखिए ह्रस्व स्वर की अगर बात की जाए, ह्रस्व माने छोटा स्वर, तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, तीनों जो छोटा ऊ करके हैं ये आपके ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व माने छोटा जिसमें कमी हो। दीर्घ क्या होता है, बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों आपके दीर्घ स्वर हैं। और छोटा ई, छोटा ऊ, और एक प्रकार से आ, छोटा आ, ये आपके ह्रस्व स्वर है। तो ये एक प्रकार स्वर वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है या इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट का 6 सेमेस्टर की पीडीएफ प्राप्त करना है आपको, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, जो भी क्लासेस आपकी होती हैं, कुछ क्लासेस जो यूनिट वाइज हुई हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी, सभी की तैयारी आपकी विधिवत तरीके से हो जाएगी। मात्र और मात्र 100 रुपये में आपकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। 91, 61, 93, 60, 62 पर आपको एसएमएस करें। सभी सब्जेक्ट की एक क्रैश कोर्स टाइप की तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर भेजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, 91, 61, 93, 60, 62 पर व्हाट्सअप पर एसएमएस करें। क्या करना है आपको, आपको अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज देना है। आपके पास एक स्कैनर हम भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये जो है फीस जो है भिजवा देने होंगे। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि आपके दोनों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो उन दोनों पेपर की तैयारी एक सब्जेक्ट की प्लस में दूसरे सब्जेक्ट की भी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी। यानी 4 पेपर की ये तैयारी और प्लस में एक को करिकुलर की तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के 5 पेपर यहाँ पर आपके तैयार किए जाएंगे। को करिकुलर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना होता है, उसकी भी तैयारी आपकी विधिवत तरीके से हो जाएगी। लगभग आपके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास जो है अवेलेबल होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे साल फॉर्म में आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट की मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक मिलेगी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो भी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर आप देखें उन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। इसके अलावा आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। एमसीक्यूज टाइप के या फिर जो भी क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे लिखित के, दोनों पेपर जो होंगे आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड किए जाएंगे। तो ये तमाम प्रकार का फायदा, एमसीक्यूज का मॉडल पेपर भी तैयार हो रहा है तो उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। महामैराथन, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, इन सभी की क्लासेस आपकी होती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की। तो अब की बार 6 सेमेस्टर में आपको चाहिए क्या, आपको नंबर एक प्रकार से उठाने की ज़रूरत है। आपको अच्छे नंबर लाने हैं और चूंकि अच्छे नंबर लाने के लिए आपको एक बार कोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा।
क्योंकि लास्ट बार है, तो लास्ट बार में आप अच्छा नंबर ले आएंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। और केवल 100 रुपये में अगर सारी चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित की जा रही हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सब्जेक्ट की अगर आप सीरीज लेंगे एक पेपर की तो 60 रुपये की पड़ेगी। अगर 5 पेपर की सीरीज लेंगे लगभग 300 रुपये की आपकी सीरीज पड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि आप 100 रुपये में ही सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ जान लें जो एग्जाम में आ सकने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके उसमें क्या क्या पूछा गया उसके हिसाब से मैं सेट करता हूँ चीज़ों को। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी प्रकार की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो रही है। ठीक है, फटाफट से इसमें हमारे से जुड़ जाएं। सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चीज़ें शामिल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी बड़े क्वेश्चंस भी रखे हैं इसमें, तो परेशान नहीं होना कि छोटे क्वेश्चंस गुरुजी करवा रहे हो, बड़े बड़े प्रश्न भी है इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सा अनुशासिक स्वरों के उदाहरण दीजिए। जैसे आ ई ओ ए, ये सब अनुनासिक है, मतलब कि अनुनासिक के साथ अनुनासिक, जैसे कि ये अंग आहा ये सब प्रयोग करके ऊपर जो बिंदी रख करके उसको बना दिया जाता है। अगला प्रश्न, शिथिल स्वर क्या है? देखिए, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ये शिथिल स्वर कहे जाते हैं। ये आप देखते हैं शिथिल स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वनिम की विशेषता बताएं। देखिए, स्वनिम या फोनीम किसी भाषा की लघुत्तम, अखंडतम या अखंड इकाई होती हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे छोटा आ, छोटी ई, या का हलंत, चा हलंत, टा हलंत, ता हलंत, पा हलंत। हलंत का मतलब होता है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, यह एक जातीय श्रेणी है। जैसे आप देखते हैं जो का लिखा है, ये का पूरा नहीं होता है। इसमें का बनने के लिए क्या होता है, का हलंत यानी आधा का और प्लस में छोटा आ की मात्रा जो है जुड़ती है, तब जा करके इस तरीके का प्राप्त होता है। तो ये का बेटा अपने आप में स्वनिम नहीं होता है। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और आपको बता दूं कि इसमें एक प्रकार से ये अखंड इकाई होती है। अखंड माने लघुत्तम, अखंड सबसे छोटी, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता किसी में। जैसे ये लघुत्तम छोटी इकाई वर्ण नहीं होता, वर्ण से भी छोटी होती, क्योंकि वर्ण में छोटा की मात्रा छुपी होती है। लेकिन इस जब ये का हलंत होता है या छोटा में केवल छोटा आ ही है और कुछ नहीं, तो उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन का को आप तोड़ सकते इस तरीके से। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। जितने भी आपके व्यंजन हैं, जैसे हा हो गया, हा में हलंत लगा करके, तो ये भी आपका स्वनिम हो गया। ठीक है, यानी आधा हा। ठीक है, जब पूरा वो कब बनता है, जब उसमें छोटा आ की मात्रा जुड़ती है। अगला प्रश्न, स्वनिम के भेद बताएं। देखिए, खंड ध्वनिग्राम और अखंड ध्वनिग्राम दो प्रकार के स्वनिम होते हैं, खंड ध्वनिग्राम और अखंड ध्वनिग्राम। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतः अनुनासिकता का उदाहरण दीजिए। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अनेक अनुनासिक शब्दों तत्सम रूपों के तद्भव रूप सा अनुशासिक हो गए हैं। सा अनुनासिक मतलब क्या क्या होता है? जैसे कि आपका लिखा हुआ है, जैसे सर्प पहले था, पहले सर्प था तो सर्प से क्या बन गया, सांप बन गया। अब यहाँ पर रा का जो रा को हटा करके यहाँ पर चांद बिंदी रख दी गई, यानी कि ये पंचमाक्षर के एक प्रकार से करके इसको सानुशासिक बना दिया गया, यानी अंग बिंदी करके। जैसे उष्ट था पहले, संस्कृत में उष्ट को ऊंट कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सा अनुनासिक हो गए हैं आधुनिक भारतीय मतलब की तद्भव में आकर के। जो पहले तत्सम में वो चीजें थी। तत्सम माने होता है संस्कृत भाषा के शब्द, तत् माने होता है उसी के, सम माने होता है समान। संस्कृत भाषा के समान जो शब्द हैं वो तत्सम होते हैं। तद उभव, तद्भव माने होता है जो उससे उदय हो, यानी संस्कृत भाषा जो निकले हुए हों उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण अथवा हिंदी में स्वरों की विभाजन के बारे में बताएं। देखिए, स्वरों का उच्चारण मुख विवर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली एक प्रकार की गूंज है। मुख विवर मतलब मुंह के बोलने के तरीके पर पूरा बटा हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों के वर्गीकरण के 8 आधार बताए हैं। पहला, जीभ के भाग के आधार पर। दूसरा, जीभ का व्यवहत रूप। ओष्ठों की स्थिति की मात्रा। कौवे की स्थिति, कौवे मतलब जो अंदर यहाँ पर है मतलब घुटकी के पास। जीभ की चल और अचल स्थिति कैसी है। मुख की मांसपेशियों की स्थिति और स्वर तंत्रिकाओं की स्थिति। इस तरीके से अलग अलग टाइप से स्वरों का विभाजन हम कर सकते हैं। स्वर के विभाजन में से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब एक प्रकार से उच्चारण के हिसाब से स्वरों का विभाजन हम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं चर्चा करूंगा उसको मैंने रखा है, हालांकि समझें इसे, आपका कंठ हो गया। ठीक है, कंठ, तालु, ठीक है, मूर्धा, ठीक है, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसमें आपको कैसे देखना है, कंठ में का वाला जितना बार का खा खा अंगा, ये पूरा का में आएगा। तालु में क्या आएगा आपका,
का टा ठा मतलब का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इयां, चा छा जा पूरा आ जाएगा, ठीक है। तालु में चा छा तालु से बोला जाता है, मूर्धा से टा ठा टा मूर्धा मूर्धा से पूरा, ठीक है। दंत में पूरा क्या आ जाएगा, ता था दा धा ना, ठीक है। ओष्ठ से पा फा बा भा मा, ठीक है, पूरा पा वर्ग। तो इस तरीके से ये आपका उच्चारण के हिसाब से हो गया। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछता था कि भाई का वर्ग किससे निकलता है, तो का कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग तालु से, ठीक है, टा वर्ग मूर्धा से, ता जो आपका सॉरी टा वर्ग मूर्धा से, और ता वर्ग दांत से, और जो है पा फा बा भा बोले तो पा फा बा भा ओंठ से निकल रहा है, तो आपका ओंठ से पा वर्ग पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से स्वर यंत्र के बारे में बताएं। देखिए, स्वरों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाओं की दो समीपता तथा असमीपता स्थितियों के आधार पर स्वरों के भेद हो जाते हैं। जैसे एक होता है घोष स्वर और एक होता है अघोष स्वर। घोष को ही सघोष कहते हैं। सघोष में जैसे गा और घा, ठीक है, छा और जा, इस तरीके से। बाकी अघोष में का खा, चा छा, जा झा, मतलब जा झा नहीं आएगा, जा झा आपका उसमें चला जाएगा अघोष में, ठीक है, सघोष में। तो सघोष जो होता है जिसमें आपका सघोष में क्या हो जाएगा, सघोष में आपका जैसे चाछा नहीं होगा। अघोष में देखिए, अघोष में आपका का वर्ग और खा का पूरा नीचे वाला चलेंगे, इसे दोनों लाइन नीचे चले जाएंगे पूरा दो। और इसके बाद में आपका जो है जो अगला आपका आएगा का खा गा घा, गा और घा ये सघोष या फिर घोष में आते हैं। क्लियर, ये दोनों वर्ग अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, व्यंजनों का विभाजन दो प्रकार से किया गया। पहला है श्रवणीयता के आधार पर, सुनने के आधार पर, और दूसरा प्रत्न के आधार पर। श्रवणीयता का अभिप्राय होता है ध्वनियों के सुने जाने की सामर्थ्य, और व्यंजनों के उच्चारण के लिए हवा को रोकना अथवा विभिन्न रूपों में निर्वृत्त करना पड़ता है, जिसे प्रत्न नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। अव्ययी मतलब की अवधि के भेद बताएं। अवधि एक बोली है या उपभाषा है हिंदी की, मतलब बोली कह सकते हैं। पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिनमें से अवधी सबसे फेमस बोली मानी जाती है। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को अवधी कहते हैं। यह भाषा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जो है आपका अयोध्या, ठीक है, इसके अलावा गोंडा आदि जनपदों में बोली जाती है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अवधी के तीन रूप पश्चिमी, केंद्रीय तथा पूर्वी माने हैं, जिसमें आपके बहराइच वगैरह भी शामिल है, ठीक है। अगला बलरामपुर, बहराइच सब। अगला प्रश्न, मैथिली भाषा। देखिए, यह भाषा बिहार के मिथिला के आसपास के जनपदों में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम मैथिली है। और मैथिली और एक और मगही, ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीनों जो हैं बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। और अवधी के साथ साथ बघेली, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और ये बिहारी हिंदी की तीन बोलियां हैं। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, जिनसे मिलने से हिंदी का निर्माण हुआ है। जिनमें से जो है मगही मतलब की जो आपकी भोजपुरी हिंदी है, भोजपुरी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ, और पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। दोनों एक दूसरे से लगभग समानता रखती हैं कुछ कुछ मात्राओं में, ठीक है। इसका पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, यूनिट नंबर 5 या 6 के माध्यम से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के बारे में बताएं। देखिए, हिंदी की कई अन्य बोलियों के नामों के समान खड़ी बोली का नाम बहुत पुराना नहीं है। इन नाम के प्रथम प्रयोगकर्ताओं में लल्लू लाल, सदलमिस, गिलक्राइस्ट, ठीक है, इन सभी का नाम लिया जाता है। खड़ी बोली का अर्थ खरी अथवा विशुद्ध अर्थात अरबी फारसी शब्दों से सर्वथा, मतलब अरबी फारसी के शब्द इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं के बारे में बताएं। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में एक प्रकार से अगर बात की जाए तो 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी, देखें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ओरिजिनल में लिखेंगे पूर्वी हिंदी, ठीक है। दूसरी क्या होती है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी जिसमें ब्रज, खड़ी बोली ये सब आती हैं, बांगरू वगैरह, ठीक है, हरियाणवी वगैरह, पूर्वी पश्चिमी। बिहारी हिंदी, इसके अलावा आपका पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, ये 5 बोलियां हैं, जिसमें से पूर्वी हिंदी की 3 बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी की 5 बोली शामिल, इसमें बांगरू, खड़ी बोली, ठीक है, और ब्रज भाषा ये सब शामिल है, हरियाणवी, दक्षिणी, ये सब पूरा। इसके अलावा बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, जो है आपकी कौन कौन सी बिहारी हिंदी में 3 बोलियां कौन कौन सी हैं आपकी,
बिहारी हिंदी जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी की बेटा, पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियाँ हैं, कौन कौन सी? जैसे आपकी जो है पहाड़ी हिंदी में जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये सब शामिल हैं। राजस्थानी हिंदी की अगर बात की तो मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है, तो वो सब शामिल राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियाँ हैं। तो इन सभी को अगर जोड़ लेंगे तो 4, 3, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 3, 18, कुल मिलाकर के 18 बोलियाँ हैं और 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, ठीक है। इनसे मिलने से हिंदी का निर्माण हुआ, पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, ब्रज, कन्नौजी, ये सब एक प्रकार से बोलियाँ हैं। लेकिन उपभाषाओं की बात की तो 5 उपभाषाएं आप लिख दीजिए, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, ब्रज भाषा के बारे में बताएं। देखिए ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश की भाषा है। इसका विस्तार 84 कोस की परिधि में, परिधि माने दायरा जो है 84 कोस का है। यह मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थानी हिंदी। देखिए राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी और जयपुरी ये सब भाषाएं आती है, मेवाती, ठीक है, किंतु भाषाओं में इनका कोई स्थान नहीं है। राजस्थानी भाषा जैसी कोई चीज़ नहीं है। इनकी ना तो कोई अपनी लिपि है और ना ही इनका साहित्यिक परंपरा है, ना शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही इनका कई सामान्य मतलब कि कोई सामान्य आदेश है। लेकिन हाँ, फिर भी एक प्रकार से इनके बहुत सारे शब्द हमारे में मिलते हैं और जो है राजस्थानी हिंदी में एक प्रकार से अगर देखें तो कई सारी चीज़ें हमने ग्रहण करी है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी। देखिए पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी के बीच का भूभाग क्षेत्र है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पूर्वी हिंदी के केवल 2 मुख्य रूप मानते हैं, एक अवधी और एक छत्तीसगढ़ी। लेकिन बघेली, कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने बघेली को भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत माना है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये 3 बोलियां जो है पूर्वी हिंदी में शामिल है। बिहारी भाषा, देखिए बिहारी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बिहार में बोली जाने वाली भाषा को समान रूप से बिहारी हिंदी कहते हैं, जिनकी 3 विशेषताएं हैं। पहली भोजपुरी, मैथिली, मतलब 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मैथिली और मगही, जिसमें मैथिली जो भाषा है उसका साहित्य बड़ा सुदृढ़ है और भोजपुरी में आप देखते सिनेमा ही चल रहा है। भोजपुरी में आधा उत्तर प्रदेश भी कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी भाषा के बारे में, पहाड़ी हिंदी। देखिए पहाड़ी भाषा के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी बोलियां आती है। पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र जौनसार, सिरमौर, शिमला, मांडी, चंबा ये सब फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहारी भाषा की 2 विशेषताएं बताएं। देखिए बिहारी पूर्वी हिंदी की तुलना में कुछ अधिक आकार बहुला है। लास्ट में खूब ज़्यादा एक प्रकार से बड़ा आ का लास्ट में एक प्रकार से कोई भी शब्द होगा तो बड़ा आ से खत्म होगा, ठीक है। दूसरी बात, क्रिया रूपों में जटिलता और अनेक रूपता भी आपको बिहारी हिंदी में मिलेगी। भोजपुरी भाषा के बारे में कुछ बताएं। देखिए भोजपुरी जो है बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। मागधी अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई है, यानी मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, बघेली, भोजपुरी और मैथिली और मगही इनका जो उत्पत्ति हुई है ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। बोली का क्षेत्र जो है खास करके बनारस में, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, ठीक है। इसके अलावा शाहाबाद, चंपारण जो जिला पड़ता है गोरखपुर, मतलब कि ये सब, इन सभी जिलों में एक प्रकार से जो है बिहारी भाषा बोली जाती है। मैथिली भाषा के 2 कवियों के नाम लिखिए। देखिए मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति और गोविंद दास। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, सबसे फेमस कवि यही हैं मैथिली के। मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मारवाड़ी भाषा जोधपुर जो राजस्थान में पड़ता है उसी के आसपास की बोली मारवाड़ी कही जाती है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखें, बड़ा फेमस प्रश्न है ये सब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न, देवनागरी लिपि के संदर्भ में काशी के विद्वान श्रीनिवास का क्या सुझाव था? देखिए श्रीनिवास का सुझाव था कि देवनागरी लिपि में सभी महाराजा ध्वनियाँ निकाल देनी चाहिए और उनके स्थान पर मध्य प्राण के सभी महाप्राण ध्वनियाँ, ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दें और मध्य प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा करके उनको जो है महाप्राण बना देना चाहिए, ठीक है। महाराणा नहीं, महाप्राण, महाप्राण कर ले, इसको थोड़ा सा गलत छपा है, ठीक है। अगला, अवधि के क्षेत्र की भाषा है तो अवधि पूर्वी क्षेत्र की भाषा है, ठीक है। अच्छा, देवनागरी लिपि के सुधार वगैरह पूरा विस्तार से देवनागरी लिपि वाला पूरा मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, तो उसको भी देख लीजिए, पूरी यूनिट खत्म कर दी है, देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हो यूट्यूब पर। अवधि के क्षेत्र की बोली है तो अवधि पूर्वी क्षेत्र की बोली है। अवधि को किन किन नामों से जानते हैं? तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधि का प्रमुख स्थान है, इसको पूर्वी या कोशिकी के नाम से भी जानते हैं। अवधि का क्षेत्र बताइए। देखिए अवधि का क्षेत्र जो है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बसवा, ठीक है, इसके अलावा फैजाबाद जिलों में यानी अयोध्या में बोली जाती है। अवधि का साहित्य में प्रयोग कब से मिलता है? तो अवधि का साहित्य में प्रयोग 11वीं शताब्दी से मिलता है। आप देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत हो या फिर एक प्रकार से तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, सभी में अवधि का प्रयोग बड़ा
अच्छे तरीके से किया गया है। अवधी भाषा का क्या महत्व है? देखिए, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में अवधी का पर्याप्त प्रभाव रहा है। यह बोली जो है विभाषा के स्तर से उन्नत होकर के भाषा के पद पर आसीन हो गई थी। तुलसीदास जी का राम श्री रामचरितमानस और जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि मध्यकाल में जो राम भक्त शाखा के जितने कबीर हैं, सभी लोगों ने, या मलिक मोहम्मद जायसी या ऐसे से जो सूफी संत रहे, उन सभी लोगों ने अवधी भाषा में लिखने का काम किया है। अवधी की 2 विशेषताएं बताएं। देखिए, अवधी की 2 विशेषताएं। पहली बात तो अवधी में पूर्व की ओर मतलब कि आ का उच्चारण अर्ध विकृत है और पश्चिम की ओर विकृत जैसा होता है। दूसरी बात संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं यहाँ पर। जैसे घोड़ा के लिए एक प्रकार से क्या बोलेंगे? घोड़ा के लिए इसे बोलेंगे घोड़वा, ठीक है। एक तो पहले बोलेंगे घोड़ा के लिए घोड़ा, ठीक है, या घोड़वा, और घोरौना, ठीक है, इस तरीके तमाम शब्द बोलेंगे। या नारी के लिए नरिया, नारिका, इस तरीके तमाम शब्द बोला जा सकता है, ठीक है, घोड़ौना। या जैसे लड़का, लड़कवा, लड़कौना, ठीक है। बिटिया, ठीक है, इसे बोलेंगे बेटी, बिटिया, बिट्यूनी, ठीक है, इस तरीके तमाम सारे शब्द बोला जाता है। तो अवधि की अगर बात करी तो अवधि माँ, जैसे अवधिन से हमहू हुई, तो अवधि माँ जोन है, आप देखो तो कि हर चीज माँ आकार बहुला या कुछ कम आकार बहुला, उकार बहुला भी आवत है। जैसे पूछा जाए, जैसे खाना खाया कि नहीं खाया, तो हम कैसे पूछेंगे? और भाई खाना खायो कि नहीं खायो? तो ये आपकी गोंडा में खाना खायो कि नहीं खायो। अभी थोड़ा सा फैजाबाद में जाएंगे तो इसे बोला जाएगा का हो भाई, खाना खाबा कि नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया, खाया कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। ऐसा बहराइच निकल जाएंगे तो कहें खाना मतलब कि खईका विका किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर कोई शब्द की बात की तो वहाँ पर बहराइच के साइड में आप देखते हैं लखीमपुर खीरी, उधर साइड कोई बोला जाता है, कोई, ठीक है। लेकिन अब इधर गोंडा के आसपास आएंगे तो बोलेंगे क्यों, ठीक है, कोई को क्यों बोलेंगे। तो इस तरीके से तमाम आपको चीज़ें मिलती हैं। तो अवधि और इन सभी में कई सारी चीज़ें हैं। अवधि का उद्भव क्षेत्र बताएं। अवधि का उद्भव क्षेत्र जो है अवध प्रदेश पूरा का पूरा है, क्लियर। गोंडा, बहराइच और ये फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, इन सभी में अवधि बोली जाती है। अगला प्रश्न, भाषा की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। देखिए, भाषा की सर्वमान्य परिभाषा देना बिल्कुल कठिन काम है। विभिन्न देशों और युगों में अनेक विद्वानों के द्वारा भाषा की परिभाषा करने का प्रयास किया गया, किंतु सभी दृष्टिकोण का मतलब कि सभी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो अपना अपना सभी का मत है। क्योंकि भाषा जो है चूंकि बदलती रहती है समय के साथ साथ, इस वजह से जो चीज़ बदलती है उसकी एग्जैक्ट परिभाषा देना कठिन काम होता है। तो भाषा शब्द की निष्पत्ति संस्कृत भाषा के जो है भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। संप्रति भाषा का प्रयोग विचारों और मनोवेगों के अभिव्यक्ति में सहायक उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन और अचेतन प्राणियों में देखे अथवा सुने जाते हैं। जैसे कि मनुष्यों की भाषा, खगों यानी खग पक्षी जो होते हैं उनकी भाषा, दिन की भाषा, रात की भाषा। इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह भाषा शब्द बड़ा व्यापक है, ये हर एक चीज़ को अपने आप में समाहित कर लेता है। किंतु भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सामान्यतः जो मनुष्य की बोली होती है उसी को हम एक प्रकार से भाषा कहते हैं, ठीक है। चाहे उस पर कोई विशेषण लगा हो, भाषा कहा जाता है। यथा ऐसे राष्ट्र भाषा हो गई। अब विशेषण क्या होता है? राष्ट्र लगा हो तो ये भी एक भाषा है, राज्य लगा दो तो भी भाषा है। अस्तु प्राच्य और प्रातीच्य विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। जो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, एक एक विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं तो ये सब आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि जिनकी रचना है महाभाष्य, उसमें उन्होंने कहा कि वक्ता वाची वर्णा ये चाते इसे तेचे व्यक्ता वाचा है, यानी यह कह करके वर्णों में व्यक्त होने वाला, कहा कि वर्णों में व्यक्त होने वाली वाणी को भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा जो वर्णों में व्यक्त हो जाए उसको भाषा कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि मतलब महर्षि पतंजलि ने कहा। अगला है अमरकोश, ठीक है। नाम लिंगानुशासन में कहा गया अमरकोश में कि भाषा को वाणी का पर्यायवाचक बताएगा, यानी वाणी का पर्यायवाची ही भाषा है। ब्रह्मा तु भारती भाषा गीर वाग वाणी सरस्वती, ठीक है। तीसरा, व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु की अगर बात किए तो ये जनक माने जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के विशेषज्ञ हैं। भाषा, उन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को आप स्पष्टतया समझ भी सकते हैं भाषा के माध्यम से। यानी क्या सामने वाले को हमको कहना है तो हम कहेंगे तो वो जान जाएगा और वो कहेगा तो हम समझ जाएंगे। यही होता है एक प्रकार से भाषा, ठीक है। भाषा के द्वारा ही हम
एक दूसरे को विचार आदान प्रदान कर पाते हैं। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, हिंदी के प्रपज्ञ ज्ञाता, ठीक है, कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और भाव का आदान प्रदान करना ही, जो हम आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं या व्यवहार में लाते हैं जिन ध्वनि चिन्हों को, उसे ही भाषा कहते हैं। अगले विद्वान है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार माने होता है जो आपके अंदर चल रहे विचार है, वो विनिमय माने होता है आदान प्रदान करना, हम आपको कुछ विचार देंगे, आप हमको कुछ विचार देंगे, ये होता। तो विचार का विनिमय होता है जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य जो है अब विचार आदान प्रदान करता है, वही एक प्रकार से समष्टि रूप से अब एक व्यापक तरीके से देखें तो भाषा कहते हैं। तो भाषा की ये परिभाषाएं आप नोट डाउन कर लेंगे। ये परिभाषाएं पूछी गई हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, कई बार प्रश्न पूछा था कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसने कहा? तो आप बताएंगे कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने परिभाषा दी। अगला प्रश्न, भाषा की स्वरूप और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा भाषा अर्जित संपत्ति है बताएं। बिल्कुल, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा लगातार सीखी जाती है। देखिए, भाषा सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा एक रूपता हो करके भी एक प्रकार से विविध रूपा है। प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज, काल, प्रत्येक समय, प्रत्येक साहित्य की भाषाएं अलग अलग होती हैं। व्याकरणिक नियम सभी भाषाओं पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी भाषा संबंधी कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जो भाषाओं में समान रूप से देखी जाती हैं। अलग अलग भाषाओं में ये विशेषताएं आपको दिखेंगी। पहली विशेषता होती भाषा के, लिखिएगा, सामाजिक संपत्ति होती भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, पहली विशेषता। देखिए, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, निजी संपत्ति नहीं है, किसी एक की धरोहर नहीं है। समाज में इसकी घनिष्ठ संबंध होता है इसका। प्रत्येक समाज की भाषा अलग अलग होती है और यही कारण है कि भिन्न भिन्न जाति के लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं। सामाजिक थाले में रोपी हुई भाषा की पौध समाज के द्वारा निरंतर विकसित की जाती है और लगातार हर एक समाज की भाषा जो होती है वो अलग अलग तरीके से विकसित होती है। अगला विशेषता होती है भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, यानी अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा होता है। भाषा के अभाव में यानी भाषा की कमी में मनुष्य अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को सहज अभिव्यक्ति उसकी नहीं कर पाएगा। विचार विनिमय के लिए व्यक्ति भाषा के अतिरिक्त जिन संकेतों का प्रयोग करता है वह प्रायः अपूर्ण और असमर्थ सिद्ध होते हैं। अतः सम्यक भावबोध के लिए यानी अच्छे तरीके से एक दूसरे की बातों को समझने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी विशेषता बिल्कुल जबरदस्त। तीसरी विशेषता देखिए, भाषा परंपरागत वस्तु है। बिल्कुल, देखिए, भाषा एक परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक समाज में भाषा के प्रचार प्रसार की दीर्घकालिक परंपरा होती है कि लंबे समय से भाषा चली जाती है, फिर उसके बाद में वो परमार्जित, परिनिष्ठित होती है। भाषा को सामान्यतः मातृभाषा भी कहते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य होता है भाषा से नहीं अपितु उस समाज की भाषा से होता है जिसमें बालक ने जन्म लिया है, और जन्म लेते ही वो जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा होती है। इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति भाषा को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे अन्य परंपरागत संपत्तियों को प्राप्त करता है। जैसे कि जिस समाज में आप पैदा हुए, अमेरिका में अगर पैदा होंगे तो हमें अंग्रेजी बोलेंगे, ब्रिटेन में जो है आपका जो है वो अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन अगर आप जो है कहाँ पर पैदा हुए, जर्मनी में तो जर्मन बोलेंगे, फ्रेंच में तो फ्रेंच बोलेंगे, इटली में हुए तो इटालियन बोलना शुरू कर देंगे, हिंदी मतलब भारत में हो तो हिंदी आप बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तमिलनाडु पैदा हुए तमिल भाषा आप बोलना शुरू कर देंगे पहले। तो एक संपत्ति के रूप में हमको मिलती है, धरोहर के रूप में। तो एक परंपरागत वस्तु है भाषा। अर्जित संपत्ति, भाषा अर्जित संपत्ति भी है। भाषा एक मौलिक विशेषता भाषा की यह है कि यह उसका अर्जन किया जा सकता है। भाषा जहाँ परंपरागत और उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली वस्तु भी है, वहीं इसका अर्जन भी किया जाता है। इसको आप अच्छा कर सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं, परिनिष्ठित कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने अभ्यास के द्वारा अन्य भाषाओं को सीखना पड़ता है ताकि भाषिक दक्षता के साथ कोई मतलब कि जो है उत्पन्न नहीं होता। भाषिक दक्षता के साथ कोई नहीं पैदा होता, भाषा को सीखना पड़ता है, भाषा को एक प्रकार से अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है। आशा यह है कि भाषा जन्मजात वस्तु नहीं है, अतएव स्वयं सिद्ध है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को आप ग्रहण मतलब मातृभाषा तो आप पैदा होते ही एक दूसरे से सीखते रहते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं जिस बच्चे को अगर आप जंगल में फेंक आएंगे तो भाषा वो नहीं सीख पाएगा। भाषा वो सीख पाएगा घर में रह करके, चीज़ों लोगों से मिलने जुलने के साथ सीख पाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न, भाषा विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ है अथवा भाषा विज्ञान का क्या महत्व है। भाषा विज्ञान क्यों हम पढ़ें, क्यों जरूरी है पढ़ना, ये बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
आपकी क्वेश्चंस परीक्षा में ये सब आने वाले हैं। देखें देखिए सबसे पहली बात, अपनी परिचित और पठित भाषा के संबंध में समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करती है भाषा विज्ञान। इसके अलावा अपनी भाषा से संबंधित प्राचीन संस्कृति पर कितना प्रकाश पड़ा है, उसकी जानकारी भी भाषा विज्ञान के माध्यम से हमको मिलता है। तीसरी विशेषता ये है या लाभ ये है कि मानव जाति विशेष के विकास का स्पष्ट चित्रण करता है भाषा विज्ञान। साहित्य का अर्थ बताना हुआ, साहित्य का सही उच्चारण करना हुआ, किसी भी शब्द को पढ़ना लिखना, उसका प्रयोग कहाँ पर करना है, इन सभी का समस्याओं का समाधान भाषा विज्ञान ही करता है। भाषा विज्ञान के माध्यम से जो है किसी ऐसी भाषा का विकास होता है जिससे जन सामान्य अपरिचित हो, जैसे पैरेतो ऐसी भाषाएं। इसके अलावा सभी प्रकार की भाषाओं को सीखने में सरलता और शीघ्रता आती है भाषा विज्ञान के द्वारा। इसके अलावा सातवीं विशेषता मतलब सातवां लाभ ये है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ठीक ठाक अनुवाद कर लेने की क्षमता भी भाषा विज्ञान ही प्रदान करता है। इसके अलावा आठवीं विशेषता या आठवां लाभ ये होता है, महत्व ये भाषा विज्ञान का, कि अनुवाद करने वाली मशीनों तथा स्वयं टाइप करने वाली मशीनों का विकास भी भाषा विज्ञान के सिद्धांतों पर ही होता है। इसके अलावा भाषा लिपि आदि में सरलता और शुद्धता का समावेश करने की क्षमता भी एक प्रकार से जो मिलती है वो भाषा विज्ञान के द्वारा ही मिलती है हमको। इसके अलावा किसी भाषा का कोश यानी कि शब्दकोश जो है उसमें वृद्धि में मानसिक प्रवृत्ति जो होती है वृद्धि की, वो भी डेवलप करती है भाषा विज्ञान। इसके अलावा समृद्ध भाषा से युक्त पाठ्य पुस्तकों के निर्माण कर सकने में सहायता की प्राप्ति भी भाषा विज्ञान के द्वारा होती है। साथ ही साथ में अशुद्धता और उच्चारण संबंधी जो कठिनाइयाँ होती, समस्याएं आती हैं, उसको भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान जो है बहुत जरूरी होता है। सभी प्रकार के अध्ययन क्षेत्रों में भाषा का सहायता का मिलना भी भाषा विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सका है। इस वजह से भाषा विज्ञान जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का वर्णन कीजिए अथवा भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी बताएं। देखिए प्रत्येक विषय के अध्ययन की कुछ पद्धतियां होती हैं। इन्हीं पद्धतियों के आधार पर भेद या प्रकार को भी स्पष्ट किया जा सकता है। अनेक माध्यम से हम मूल विषय को भली भांति समझ व समझा सकते हैं। पद्धतियों के साथ साथ विषय के क्षेत्र व सीमाएं हुआ करती हैं। पद्धतियों से मूल विषय के अंगों के बारे में, उनके उपअंग यानी दूसरे अंग हैं, और विविध ढंगों को मतलब विधियों को हम ढंग से समझ पाते हैं भाषा मतलब किसी भी चीज़ के। यही अध्ययन के ढंग या रीति ही पद्धतियाँ या प्रणालियाँ कहलाती हैं। समय के अनुसार इन पद्धतियों की संख्या प्रमुखता में परिवर्तन भी होता रहा है। भाषा विज्ञान का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित अध्ययन करता है। जो भाषा की अध्ययन विधियाँ होती हैं वो पद्धतियाँ, कोई भी डाटा कलेक्शन करना हुआ, डाटा का निष्पादन करना हुआ, तथ्य निष्पादन हेतु स्वाभाविक होता है, ठीक है, भाषा विज्ञान की पद्धतियों का। किसी भाषा की संरचना या गठन और प्रकृति का पूर्ण विवेचन करना हो तो भाषा विज्ञान की जो पद्धतियां हैं, पढ़ने की या मेथड है, उनके बारे में जानना होगा। इसके अलावा विश्लेषण और पद्धतियों और प्रणालियों के आधार पर ही हम देखते हैं किसी भी चीज़ का विश्लेषण, विवेचन और उसकी प्रकृति या उसकी संरचना के बारे में जान पाते हैं। तो भाषा विज्ञान के विभिन्न प्रकारों या पक्षों का निर्धारण किया जाता है इन्हीं पद्धतियों या प्रणालियों के द्वारा। भाषा विज्ञान की अब तक की अध्ययन पद्धतियां कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहली पद्धति है एकाकलिक या फिर वर्णनात्मक पद्धति जिसको कहते हैं भाषा मतलब किसकी। दूसरी है भाषा विज्ञान की दूसरी पद्धति है संरचनात्मक पद्धति। तीसरी होती है बहुकालिक यानी कि जिसको ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। चौथी है मतलब चौथी कौन सी है आपकी, तुलनात्मक पद्धति भाषा विज्ञान की। पांचवी है व्यवहारिक या अनुपयुक्त पद्धति, ठीक है, अनुप्रयुक्त पद्धति। और छठवीं विशेषता या छठवीं पद्धति है व्यतिरेकी पद्धति। तो ये 6 पद्धतियां होती हैं भाषा विज्ञान की, नोट डाउन कर लीजिएगा। एककालिक या वर्णनात्मक पद्धति, संरचनात्मक पद्धति, बहुकालिक या ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त पद्धति, और इसके अलावा छठवीं है व्यतिरेकी पद्धति। प्रायः लोगों ने 4 पद्धतियों और प्रकारों की चर्चा भी करी है, लेकिन ये 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली वर्णनात्मक, दूसरी ऐतिहासिक, तीसरी तुलनात्मक और चौथी प्रायोगिक या व्यवहारिक। ये 4 प्रकार की भी भाषा की प्रणालियाँ होती है समझने के लिए, भाषा विज्ञान की मेथड होते हैं। परंतु ऊपर 6 भेदों से और अधिक स्पष्टता आ जाती है। इस वजह से भाषा विज्ञान के 6 पद्धतियाँ हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे कौन सी पद्धतियाँ, 6 पद्धतियाँ, तो 6 पद्धतियाँ यही ऊपर वाली है, ठीक है। और 4 पद्धति के बारे में पूछे तो वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और व्यवहारिक या प्रायोगिक जिसको आप कहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर होंगी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, हिंदी की व्यंजन ध्वनियों का उल्लेख कीजिए अथवा हिंदी का व्यंजन ध्वनियों के बारे में बताएं। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 स्थितियां स्वीकार की गई हैं। पहला है व्याघात ध्वनियां, दूसरी है अवरोध ध्वनियां और तीसरी है मोचन ध्वनियां। किंतु व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित देखेंगे तो अनेक प्रकारों को समेट कर 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला साधन के आधार पर ध्वनियों को और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तीसरा जो एक प्रकार से इसका ध्वनियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है द्वयोष्ठ, इसका उच्चारण दोनों ओठों से के सहयोग से होता है, जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा, ये सब दोनों ओठों के प्रयोग से होता है। ठीक है। दूसरा जो होता है उच्चारण मतलब स्थान आधार पर देखेंगे, उसमें आपका दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ से मिलकर के, इनका उच्चारण नीचे के ओठों और ऊपर के दांतों द्वारा होता है, जैसे कि आप बोलेंगे, ठीक है, वाह। ऐसे तमाम शब्द जो हैं आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से ये शब्द हैं। ऐसे ही दंत व्यंजन होते, दंत में आपके जैसे ता वाले जो होते हैं भी, आप देखिए ता बोलेंगे तो दांत से जाकर के टच करेगा। ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो वाह जो व्यंजन है आपका दंतोष्ठ है, वाह बोलेंगे क्या होता है, वाह वाह वाह। तो वाह क्या है, वाह आपका दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ का सहारा लेकर के। तीसरा है दंत व्यंजन, इनका उच्चारण ऊपर के दांतों की पंक्ति से जीभ जाकर के आपकी टकराती है, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। तो इसे जीभ जाकर के आपकी दांत से टकराती है। चौथा है वर्त्स व्यंजन, इनके उच्चारण के लिए जीभ की नोक को तालु के अंतिम छोर तथा मसूड़े यानी वर्त्स को छूना पड़ता है, जैसे कि आप देखते हैं रा 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 रा, देखे रा बोलेंगे तो यहाँ पर जीभ आपकी नाचते हुए जाकर के आगे के मसूड़े पर ऊपर वाले पर टच करेगी, रा ला। ठीक है। ला बोलेंगे तब भी, और जब ये वाला बोलेंगे क्या नाम है, सपेरा वाला, सपेरा सपेरा, सपेरा में भी जाकर के जीभ टच करती है। षटकोण अलग टाइप का होगा, षटकोण और सपेरा, सलजम, तीनों बोले अलग अलग। सलजम बोले, सलजम 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 सलजम। सलजम में क्या हो रहा है, जीभ सलजम आपकी दांतों पर भी टच हो रही है। ठीक है। लेकिन आप षटकोण बोले, षटकोण, षटकोण में जीभ एकदम से मुड़ जा रही, फिर जाकर के आपके उससे मसूड़े से ऊपर वाले जो है मूर्धा से टकरा कर फिर घूम करके आ रही है। ठीक है। और वहीं पर आप सपेरा बोलेंगे तो सपेरा में क्या हो रहा है, मसूड़े पर ऊपर थोड़ा सा टच करती है, सपेरा सपेरा, बहुत महीन सा टच करती है। तो ये तीनों शब्द जो हैं आपके रा, ला और सा, ये वर्ष व्यंजन में आते हैं। पांचवें है तालव्य, तालु से टच करते हैं, जिनकी जिह्वा जो है वो एक प्रकार से ध्वनि मतलब जिभाग जिसको कहते हैं, जिभाग मतलब कि जीभ का आगे वाला भाग, तालव्य मतलब कि तालु को टच करता है, जैसे कि आपके देखेंगे चा, चा, छा, जा, झा। ठीक है। ये ऐसे ही मूर्धन्य होता है, मूर्धा से टच करता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ जो होते हैं कठोर तालु के पिछले भाग यानी मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा ऐसे आगे का तालु नहीं होता, पीछे का तालु, जैसे कि आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे टा, टा बोलेंगे तो जीभ एकदम से मुड़ करके एकदम पिछवा जाकर के टच होती है यहाँ पे, हाँ मूर्धा, तो वो मूर्धा हो गया। क्लियर। जैसा टा, ठा, डा, ढा, तो मूर्धा। ऐसे कंठ होते, कंठ में का, खा, गा, घा पूरा आता है, का वर्ग। ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा था, कंठ कोमल तालु अथवा कंठ है और पश्च जिह्वा के से उच्चारित ध्वनि को कंठ व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा पूरा आ जाता है आपका। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है, ये सब जो व्यंजन वाले हैं। ठीक है। कि भाई का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि भाई का जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है। का, खा, गा, घा पूरा। काकल्य व्यंजन क्या, देखिए काकल स्थान से उच्चारित ध्वनि को काकल्य कहते हैं, जैसे कि हा जो होता है काकल्य ध्वनि है। तो आपसे ये प्रश्न खूब पूछा था, काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो हा जो है वो काकल्य व्यंजन है। जिन्हा मूलीय अन्य विदेशी ध्वनियों के अनुकरण पर हिंदी में कुछ विशेष ध्वनियां आ गई हैं, जिनका उच्चारण मतलब कि जिन्हा मूल से होता है, जैसे कि जैसे का, जा, गा, जा, फा, इस तरीके से। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को अगर देखें तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण या ध्वनियों का वर्गीकरण देखें तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण आप देखेंगे
तो आप कई प्रकार से कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन पहला है। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन्हें या जिनके उच्चारण में प्रश्वास का मार्ग मुख से किसी स्थान पर क्षण भर के लिए बंद कर दिया जाता है, वायु संकुचित हो जाती है, स्थान के खुलने पर स्फोट की ध्वनि के साथ बाहर निकलने लगती है। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को कंठ से लेकर के ओठ तक सभी अवयवों को स्पर्श करना पड़ता है। जैसे का से लेकर के माँ तक व्यंजन कहे जाते हैं, इनको एक प्रकार से स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो कि का से लेकर के माँ तक आते हैं। ठीक है, का वर्ग से लेकर के पूरा माँ वर्ग तक। और स्पर्श संघर्षी दूसरे होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ निर्गत श्वास को कुछ समय के लिए थोड़ा सा घर्षण भी करना पड़ता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे कि चा, छा, जा। ठीक है, ये सब। इसके अलावा संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में निर्गत वायु को घर्षण और रगड़ के साथ बाहर आना पड़ता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि तीनों सा जो होते हैं वो एक प्रकार सा, 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 ये तीनों जो है संघर्षी व्यंजन में शामिल हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखेंगे। प्रश्न, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में अंतर बताएं। उत्तर लिखेंगे पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में क्या अंतर है। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में डिफरेंस देखें। पूर्वी हिंदी में सबसे पहली बात तो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज भाषा, ये सब शामिल है। देखिए पश्चिमी हिंदी में डा और ढा की ध्वनियां बहुतायत मात्रा में मिलती है। जैसे आप पश्चिमी हिंदी में तोड़े, घोड़े, ऐसे तमाम प्रकार के तोड़े, घोड़े, ऐसे थोड़ी खड़ी टाइप की बोली होगी। ठीक है, लठमरुआ भाषा। अब पूर्वी हिंदी में क्या होगा, पूर्वी हिंदी में पश्चिमी हिंदी के डा और ढा का उच्चारण प्रायः जो है रा और रह के रूप में होता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं जैसे धीरे, तीरे। ठीक है, आप देखते हैं इसे जो रा होता है वो रा जो है पूर्वी में आकर के जो ना होता है, ठीक है, वो एक प्रकार से ना में बदल जाता है, जो रा होता है वो रा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके की ध्वनियां जो है पश्चिमी से पूर्वी में डिफरेंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे आप देखते बिहार में जाएंगे तो घोड़ा को घोड़ा नहीं कहेंगे, घोड़ा नहीं बोलेंगे, घोड़ा। ठीक है, घोड़वा कहेंगे, घोड़ा को घोड़वा से पूर्वी में घोड़वा कहेंगे अवधि में, और बिहार में चलेंगे तो घोड़वा कहेंगे उसको। ठीक है, रा जो है वो रा में कन्वर्ट हो जाता है अधिकतर चीजों में। ठीक है, तो यही चीज है। दूसरा अंतर, यहाँ ला ध्वनि, जैसे पश्चिमी हिंदी में क्या होता है, ला ध्वनियों का बाहुल्य है। ठीक है, जैसे हल, फल, यहाँ पर ला बहुत ज्यादा बोला जाता है। पूर्वी हिंदी में पश्चिमी हिंदी की ला ध्वनि जो होती है वो रा में बदल जाती है। जैसे कि हल को हम हर कहते हैं, जैसे हल को क्या कहते हैं, हर, लेकिन यहाँ पर हल ही कहेंगे उसको शुद्ध में, मतलब खड़ी बोली में। या फिर पूर्वी हिंदी मतलब पश्चिमी हिंदी में हल कहेंगे, लेकिन उस हल को हम लोग क्या पाएंगे, हार कहेंगे, हार। ठीक है, घर को मतलब कि यहाँ पर देखिए फल को फर कह सकते हैं हम कि फिर। ठीक है, इस तरीके से पेड़ को पेड़ कहते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, पेड़वा या पेड़वा को पेड़वा कहते देते हैं, इस तरीके से। तो पूर्वी हिंदी में एक प्रकार से थोड़ा सरल कर दिया जाता है। पश्चिमी हिंदी में जो होता है प्रारंभ में प्रायः वा अथवा बा रहता है, जैसे बाने। ठीक है, बाने हो गया, या फिर एक प्रकार से जो है बाने या फिर वाने। ठीक है, जबकि पूर्वी हिंदी में या और बा के स्थान पर क्रम से या के स्थान पर ए शब्द आ जाता है और बा के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे ये में वो में। ठीक है, जैसे कहते हैं बाने, वाने, तो ऐसे यमे, वो में, आई में, दुई में, ऐसी तरीके से बोला जाता है। इसके अलावा अगला, पश्चिमी हिंदी में आकारांत की प्रधानता, जैसे कि बड़ा, छोटा। ठीक है, बड़ा, छोटा यहाँ पर होता है, लेकिन पूर्वी हिंदी में आकारांत लोप हो जाता है, आकारांत ज्यादा नहीं होता यहाँ पर। बड़, छोट, बड़का, छोटका, इस तरीके से, या बड़, छोट। ठीक है, इस तरीके से। पश्चिमी हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि उसने कहा। ठीक है, लेकिन अब इसे अवधि में आइबो तो पूर्वी हिंदी ने क्या कहा, ने परसर्ग नहीं होता, यहाँ पर ने परसर्ग नहीं होता है। जैसे का हुए यहाँ, जैसे कि वहां पर उसने कहा, अब उसने कहा बोला जाएगा पूर्वी हिंदी में, मतलब सॉरी पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, खड़ी बोली वगैरह में। लेकिन यहाँ पर आप जैसे पूर्वी हिंदी में आएंगे अवधि अवधि में, का उसने कहा को क्या बोलेंगे, ऊ कहीस, ई कहीस, का कहो हो, ऐसे कहो, अब मैं बताई थे, इस तरीके से बोलेंगे। यानी कि ऊ कहीस, ई कहीस, या मन ने नाए हो तो उसने कहा, इसे उसने कहा को ऊ कह देंगे, ऊ, ई,
जैसे वहां जाना है तो वहां नहीं कहेंगे, वहां जाना है तो क्या बोलेंगे, हुआ जाए के हुआ कहेंगे उसको, हा को या में बोल देंगे, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा सहायक क्रियाओं की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी में वर्तमान काल में प्रायः हा के रूप ही आते हैं। पूर्वी हिंदी में हा के रूप में जो है बाट वाले रूप में भी मिलते हैं, जैसे कि हैं, हैं, हाँ, बाटे, बाटी, इस तरीके से बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है हो, हूँ, हैं, हाँ। यहाँ पर हैं, हाँ, बाटे, बांटे, मतलब कि एकदम से ना ऊपर लगा रहता है। अगला अंतर देखें तो यहाँ भविष्य यानी पश्चिमी हिंदी में भविष्यत काल में प्रायः गा वाले रूप ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे गा, गे, चलेंगे, चलेंगी, देखेगा, देखेगा, देखेंगी, देखेंगे। पूर्वी हिंदी में गा वाले रूप भविष्यत काल में नहीं चलते हैं, जैसे कि अब वहाँ पर गा होता है, ऐसे भविष्य काल में क्या होता है कि देखेंगे, यानी भविष्य में बात हो रही है, देखेंगे, देखेंगी, इस तरीके से, चलेंगे, देखा जाएगा, चला जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो, चल भैया, देखी, देखी हैं, चली, चली हैं, हो सके तो चल बाय, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है। यानी भविष्य काल में गा का कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दिया जाता है पूर्वी हिंदी में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी में आगत शब्द। आगत शब्द माने तो जो बाहर से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो हिंदी के शब्द संपदा, मैंने कहा था इसको एक वीडियो मतलब एक यूनिट पूरा इसको पढ़ाएंगे, तो ये वो यूनिट में यही सारी चीज़ें आपको पढ़ानी थी हमको बेसिकली। तो आपका ये तैयार हो जाएगा। तो दीर्घ उत्तरीय का एक क्वेश्चन है, हिंदी में आगत शब्दों का वर्णन कीजिए। देखिए, विदेशी शब्द, शब्द का मूल अर्थ अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द हैं। विदेशी शब्द या आगत शब्द का मतलब होता है जो दूसरे देशों से आए हैं, दूसरे देशों से हमने ग्रहण किए हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं को बोला जाता है आगत शब्द। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। चले, तो विदेशी शब्द का मतलब कि यूँ तो हिंदी में किसी अन्य भाषा से आए शब्द का प्राय विदेशी माने जाते हैं। इन्हें शब्द आगत शब्द या फिर इसको एक प्रकार से गृहीन शब्द यानी लोअर शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से ग्रहण किए गए हों उन्हीं को कहा जाता है। कहना कदाचित अधिक उपयुक्त होगा कि किसी दूसरी भाषा जो शब्द हमारे हिंदी में ग्रहण किए गए उन्हीं को आगत शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में किताब शब्द जो है ये हिंदी का अपना शब्द नहीं है। किताब शब्द बेसिकली अरबी भाषा का शब्द है। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया किताब शब्द किस भाषा से का है शब्द है, तो किताब शब्द अरबी भाषा का, याद कर लीजिएगा। कैंची शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। नमाज शब्द पारसी भाषा का है। कोट शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का है जो कि हिंदी में प्रयोग हो रहा है। अनानास शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का है। ये शब्द प्रश्न जो परीक्षा में बहुत पूछे गए प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखेंगे। हिंदी में समय समय पर पाश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच और कई आधुनिक भारतीय भाषाओं से शब्द आए, चूंकि ये लोग भी भारत में आक्रमण किए हैं, इस वजह से हिंदी की शब्द संपदा में सब भाषा स्वाभाविक सी बात है आ जानी। विषय की दृष्टि से धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, कला और विज्ञान संबंधी नाम और साज सज्जा संबंधी क्रिया विशेषण और अव्यय शब्द हैं। भाषा की दृष्टि से ये शब्द समूहों को इस प्रकार से रखा जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं जो मुस्लिम भाषाओं के शब्द हैं, जो मुसलमान देश से आए, ठीक है, उनमें कौन कौन से शब्द हमारे यहाँ पर जो है जो प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें अगर हम देखें बेटा तो आप देख पा रहे होंगे, देखें पहला जो भाषा है अरबी। अरबी से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं नोट डाउन करते चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट वैसे ले लीजिएगा और बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशान ना हो, पीडीएफ भी आपको देंगे हम। अरबी भाषा, देखिए अरबी भाषा से हुक्का शब्द अरबी भाषा का है। बुकया, असबाब, दही मतलब कि जहेज, ठीक है, बुखार, ये सब शब्द अरबी भाषा के हैं। दूसरा भाषा है आपकी फारसी। फारसी से खरबूजा शब्द, जो आप लोग कभी खाएंगे, गर्मी आ रही, खरबूजा तरबूजा खाएंगे, वो आपका फारसी शब्द है। चोंगा शब्द, ठीक है, फारसी है। चिकन, चश्मा, पुर्जा, नौकर, दावात, ये सब दावात शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा के।
फारसी के वे शब्द जिनका रूप संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत में आपको बता दूं कि उसको एक प्रकार से, जैसे संस्कृत में जो फारसी में जिसको हा कहते हैं, संस्कृत में उसी को सा, यानी संस्कृत का सा फारसी में जाकर के हा बन जाता है। इसीलिए आप देखते सिंधु नदी को फारसी लोग हा बोलते थे। ठीक है, देखिए फारसी का शब्द जैसे हूर, संस्कृत का जो सूर्य शब्द है या सूर्य है उसको हूर कहते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसे अपने यहाँ पर संस्कृत में मास कहते हैं तो वहाँ पर फारसी में उसको माह कहते हैं। तादा को तारा कहते हैं, दार को दारू, जैसे अपने यहाँ पर दारू या लकड़ है उसको दारू कहते हैं। उष्ट को उस मतलब कि ऊ सचा बोलते हैं फारसी में। ठीक है, सत को यानी कि सत यानी 100 को सत या फिर सद बोलते हैं। कर्म संस्कृत में है उसको फारसी में काम, कुंज को फारसी में कुंज ही कहते हैं। तो ये सब शब्द हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं जो कि फारसी के हैं। इसके अलावा कार्य को कार कहते हैं, जीरक को जीरा कहते हैं, क्षेत्र या खेत को किस्त कहते हैं, बंध को बंद कहते हैं, ढोल हिंदी का शब्द है, ठीक है, इसको दोल कहते हैं। तो प्रायः फारसी का जो हा शब्द है संस्कृत में सा हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी जो शब्द दिए गए हैं फारसी के संस्कृत के कुछ उदाहरण। संस्कृत में इसे गेहूं को गोधूम कहते हैं, संस्कृत में, हिंदी में गेहूं कहते हैं और फारसी में उसी को गंदुम कहा जाता है। ऐसे ही संस्कृत में साली यानी साली को संस्कृत में धान को साली कहते हैं, हिंदी में धान कहते हैं और फारसी में साली कहा जाता है इसको। ठीक है, ऐसे संस्कृत में इसको चर्म यानी चमड़ा हिंदी में इसको कहते हैं, संस्कृत में चर्म और फारसी में चरम कहा जाता है। अश्व यानी घोड़ा, ऐसे इसको अश्वेय कहते हैं। ठीक है, हफ्त, सप्त को हफ्त कहते हैं, चूंकि सा सप्त, तो सप्त को ये लोग क्या बोलेंगे, हफ्त, हफ्त बोलेंगे। ठीक है, फारसी लोग। ऐसे मिहिर, मिहिर सूर्य भगवान को कहा जाता है तो मिहिर भी कहते हैं लोग। नीलोफर, नीलोत्पल को नीलोफर कहते हैं। शकुन को शगुन कहते हैं, सरकरा को शक्कर शकर कहते हैं, अंकुश को अंकुज कहते हैं। ठीक है, फारसी में क्लियर। अंकुश को क्या कहते हैं, अंकुज कहते हैं। इसके अलावा कर्पूर जो संस्कृत का शब्द है इसको कपूर कहते हैं। पितु शब्द यानी बाप को ये लोग दीदर या बाब कहते हैं। ठीक है, और ऐसे हाथ को या हस्त जो है, जैसे यहाँ पर क्या है, हस्त को हाथ कहते हैं। तो इस तरीके से फारसी के जो कुछ शब्द हैं यहाँ पर मैंने आपको बताए। ठीक है, तो आसानी से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। अभी और भी तमाम शब्द हैं जो अंग्रेजी से जो है तुर्की से तमाम भाषा के शब्दों से लिए गए, उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। कहीं पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देख करके जाइएगा। फारसी और अरबी से में संवेत रूप से प्रचलित शब्द कुछ जो लिए गए हैं, जो फारसी और अरबी दोनों को मिला जुला करके लिए गए हैं, जैसे कि इजार बंद, रुमाल और साल। साल जो हम ओढ़ते हैं वो शब्द जो है यही का अरबी और फारसी का है। रुमाल, इजार बंद अरबी और फारसी से मिलने से बने हुए हैं। तीसरी भाषा है तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में जैसे कैंची, काबू, चाकू, तोप, बहादुर, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, चुगल, तलाश, दरोगा, बुलबुल, बाबरची, बीबी, मसालची, सौगात, सुराग, अम्मा, ये सब शब्द जो है कहाँ का हुए भैया, तुर्की का शब्द है। तुर्की भाषा के शब्द से कुर्की, कुली, ये शब्द पूछा, कुली शब्द पूछा गया था। चमचा शब्द आया हुआ है। ठीक है, चाकू शब्द है और कैंची शब्द बार बार पूछा गया है। दरोगा शब्द भी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, इसके अलावा अगली भाषा पास्तो। पास्तो भाषा से रोहिल्ला और पठान शब्द लिया गया है। मुसलमानों ने यहाँ की अनेक वस्तुओं के नाम अपनी भाषा में रख दिए हैं जो आज हमें अपने से लगते हैं, जैसे कि पिस्ता, पिस्ता शब्द जो है मुसलमानों के द्वारा रखे गए हैं। बादाम, मुनक्का, सहतूत, बेदाना, खुबानी, अंजीर, सेब, ठीक है, बिंगी, नाशपाती, ये सब शब्द जो है उर्दू भाषा में है। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जिन्हें अब हिंदी हजम करती जा रही है। नागरी प्रचारी सभा के द्वारा संग्रहित हिंदी शब्द सागर के पृष्ठों को यदि उलट करके देखा जाए तो ज्ञात होता है कि लगभग 7,584 अरबी शब्द, 6,041 फारसी के शब्दों में प्रायः उसमें मतलब मौजूद हैं। जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी गई है, हिंदी शब्द सागर जो एक पुस्तक है जिसमें शब्दों को लिखा गया हिंदी के, उसमें 6,041 शब्द फारसी भाषा के हैं और लगभग 7,584 शब्द या 7,584 शब्द जो है अरबी भाषा से लिए गए हैं। अतः हिंदी की प्रवृत्ति मुस्लिम शब्द ग्रहण करने के अनुरूप है, यानी मुसलमानों से मतलब कि चूंकि बहुत लंबे समय तक शासन रहा, इस वजह से हिंदी में घुल मिल गए हैं शब्द। इसके अलावा यूरोपीय कंट्रीज से भी तमाम सारे शब्दों को हमने ग्रहण किया है यूरोपीय भाषाओं में, जैसे पुर्तगाली भाषा से। पुर्तगाली मुसलमानों के बाद यहाँ पुर्तगीज आए जिनके शब्द जो है हिंदी में चल रहे हैं, जैसे अचार, अन्नस, अलमारी या अलमीरा, ये सब शब्द जो है पुर्तगाल, वास्को डिगामा वगैरह जो आए थे वो सब पुर्तगाली ही थे, उनसे हम लोगों को मिला। इसके अलावा अगला है डच आए।
डच के शब्दों में से ताश, जिसको तुरुप कहते हैं, तुरुप का इक्का कहते हैं, तुरुप का इक्का। तो तुरुप आप समझते हैं, तुरुप क्या है? तुरुप माने होता ट्रम्फ, ट्रम्फ अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को ट्रुप कहते हैं, ट्रुप, तुरुप, ठीक है। और उसी को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? ताश बोलते हैं, हिंदी में ताश कहते हैं उसको, ठीक है, लेकिन तुरुप कहा जाता है उसको। ऐसे ही गाड़ी को बम, ठीक है, इस तरीके से डच लोग ऐसा बोलते हैं। अंग्रेजी से तमाम शब्द लिए गए, जैसे अंग्रेजी के साथ इसका आगमन हुआ, जैसे कोर्ट, अपील, टिकट, कलेक्टर, डॉक्टर, और अंग्रेजी के शब्द तो भरे पड़े हैं हिंदी में। इसके अलावा फ्रांसीसी शब्दों की अगर बात की तो कारतूस, कूपन, अंग्रेज, मास्टर, जज, मेल, पिकनिक, ये सब शब्द कहाँ के? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, मास्टर वगैरह, ठीक है। अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, स्वनिम क्या है? देखिए, ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के संबंध में पूरी जानकारी देता है, इसको स्वनिम विज्ञान भी कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान को स्वनिम विज्ञान कहते हैं। ध्वनि का ही दूसरा नाम है स्वन या फिर स्वनिम। इसके अध्ययन से सब संबंध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में फोनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया है, या फोनोलॉजी कहा जाता है इसको, फोनेटिक्स। ध्वनि विज्ञान या ध्वनियों के अध्ययन को फोनेटिक्स या फोनोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। दोनों के मूल पद में फोने यानी ग्रीक भाषा का शब्द है फोन। फोन माने होता ध्वनि, टिक्स या लॉजी विज्ञान के समानार्थी हो गए हैं, यानी विज्ञान मतलब लॉजी माने होता है लॉज, ठीक है, लॉजी यानी लोगा शब्द से बना, जिसका मतलब होता है विज्ञान या फिर शास्त्र या विज्ञान कुछ भी। उक्त दोनों पदों में कुछ भेद बना हुआ है। फोनेटिक्स में लोग प्रायः ध्वनि की परिभाषा को पढ़ते हैं, भाषा ध्वनि, ध्वनियों के उत्पादक अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, उनकी लहरों का किसी के मुंह से चल करके किसी के कान तक जाना तथा सुना जाना, उसमें आगत और प्रभाव पर विचार करते हैं। ये होता है आपका जो है फोनेटिक्स में, ठीक है। संस्कृत में इनके स्थान पर शिक्षा नाम मिलता है। हिंदी में इसको मतलब हिंदी में फोनेटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र, स्वनिम विज्ञान, ये 3 प्रकार के शब्द प्रचलित किए जाते हैं। दूसरा है आपका फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया, स्वनिम प्रक्रिया या स्वनिम विज्ञान आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। एक रूपता की दृष्टि से फोनेटिक्स के लिए ही ध्वनि विज्ञान यानी स्वनिम विज्ञान और फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया या स्वनिम प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली दोनों है तो एक ही, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न आ चुका भैया, धारा 351 क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धारा 351 संविधान की क्या कहती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। धारा 351 क्या है बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए धारा 351, इसके अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ावे और उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी और देवनागरी के विकास के लिए या हिंदी भाषा के लिए संविधान में भाग 18 में जो है भाग 18 की अगर बात की जाए, भाग 18 और अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के विकास और उसके प्रचार प्रसार को लेकर के बातें बताई गई हैं। अगला प्रश्न, राजभाषा किसे कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। जो भाषा राज कार्य में व्यवहृत हो जाए उसी राजभाषा कहते हैं। इसमें सरकारी कामकाज होने लगे, सरकारी ऑफिस में पत्राचार में जिस भाषा का प्रयोग हो वही भाषा एक प्रकार से राजभाषा कही जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं, लेकिन राजभाषा हिंदी स्वीकार है। देवनागरी लिपि का गुण बताएं। देखिए देवनागरी लिपि के गुण, क्वालिटी। पहला गुण ये है कि देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है। और दूसरी बात, सह लिपि अत्यंत गत्यात्मक एवं व्यवहारिक है। तीसरी बात, यह लिपि वर्णात्मक है और इसके वर्णों के नाम उच्चारण के से सर्वदा अनुकूल है, इस वजह से वैज्ञानिक लिपि है। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देवनागरी लिपि को लेकर जितने भी क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं दिमाग में, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखे हैं। आप लोगों ने देखा नहीं तो देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के दोष लिखिए। देखिए देवनागरी लिपि के कई दोष हैं। पहला दोष है, देवनागरी लिपि में चिन्हों की एक रूपता सर्वत्र नहीं दिखाई देती, हमेशा एक रूपता चिन्हों की आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इस लिपि में मात्राओं के प्रयोग की कोई एक व्यवस्था नहीं है। और तीसरी बात, इस लिपि में संयुक्त व्यंजनों के लिए के लिखने का ढंग भी समान नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें भी प्रयोग में आती है। तो ये सब कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए तमाम सारी सुधार के प्रयास किए गए। लिपि के सुधार के प्रयास देवनागरी के, देखिए लिपि में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं। पहला, वैज्ञानिक लिपि में अक्षर उसी क्रम में लिखे जाने चाहिए जिस क्रम से वे बोले जाते हों। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
और दूसरी बात, यह लिपि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली, सिंधी आदि कई भाषाओं के लिए प्रयुक्त हो रही है। अतः आवश्यक है कि इन सभी भाषाओं के ध्वनि ग्रामों का निर्धारण करके जितने अक्षर ना हो उन्हें जोड़ देना चाहिए। जैसे हिंदी दंतोष्ट वा के लिए और वा के नीचे बिंदु दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तमाम प्रकार के शब्द हैं जिनको बोलना पड़ता है, उनके लिए शब्द की व्यवस्था कर दी, जिनको जो एक प्रकार से ज़्यादा है फर्जी है उनको निकाल भी सकते हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने देवनागरी लिपि का समय क्या माना? तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने देवनागरी लिपि का समय 1000 से लेकर के 1200 ईस्वी के समय माना। देवनागरी लिपि के व्याकरण के संदर्भ में 2 मत दीजिए। देखिए, पहली बात तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा नामकरण को लेकर के, नामकरण व्याकरण नहीं, नामकरण कर ले यहाँ पर। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण से इसका नाम नागरी पड़ा। और दूसरी बात, देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण से यह देवनागरी लिपि कहलाई। कुछ कहते हैं कि भाई ये एक प्रकार से जो है नागरी लिपि नगरों में बोली जाती थी, इस वजह से इसको नागर कहा गया। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, गुजरात के ब्राह्मणों ज़्यादा फेमस है, तो गुजरात के नागर ब्राह्मण जो थे उसको एक प्रकार से प्रयोग करते थे, इस वजह से ये नागर लिपि कहलाई, नागरी लिपि कहलाई। और फिर बाद में क्या हो, संस्कृत भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाने लगी। तो संस्कृत भाषा चूँकि देव भाषा है, ठीक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो भाषा में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है संस्कृत। संस्कृत जब इसमें लिखी जाने लगी तो इसी लिपि को देवनागरी कर दिया गया, जो कि देववाणी भी लिखी जा रही है इसी में। ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो मिलता है वो गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उन्होंने किया था 700 से 800 ईस्वी के बीच में। एक शिला लेख में उन्होंने एक प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से देवनागरी लिपि में कुछ खुदवाया था, कुछ लिखा था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देवनागरी लिपि में अंकों का विकास कैसे हुआ है? देवनागरी लिपि में अंकों का विकास रेखाओं से हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। देवनागरी के अंक कौन कौन से हैं? जैसे कि आप देखते हैं 0 मतलब 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, बस यही इतने अंक हैं। ये 10 अंक जो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये देवनागरी के अंक हैं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की 2 विशेषताएं लिखी हैं। वैसे तो कई विशेषताएं देवनागरी लिपि की हैं, मैंने बताई भी है। इसमें व्यंजनों का संयोग अंकित करने की पद्धति सर्वदा उपयुक्त है, यानी जो व्यंजनों का संयोग है वो यानी व्यंजन जो जुड़ते हैं उसका बड़ी जबरदस्त व्यवस्था की गई है और वैज्ञानिक विधि है दुनिया की। इसके अलावा ध्वनि के लिए अथवा चिन्ह ही लिपि की वैधानिकता का परिचय है। ध्वनियों, हर एक ध्वनि के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रत्येक लिपि है, प्रत्येक चिन्ह है, सबसे बड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न, देवनागरी में सुधार के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या सुझाव दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि पंचम वर्ग के को मिलाने के स्थान पर सर्वर्थ अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि अंक के स्थान पर अंक लिखा जाए। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा और डीपली अगर बताना चाहूँ तो मैंने आपको उसमें बताया था कि 3-4 उदाहरण मैंने दिए थे आपको। जैसे लिखा है गंगा, अब गंगा जो है आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है, गंगा गंगा इस तरीके से। जैसे आपको गोंडा लिखना है तो गोंडा इस तरीके से लिखता था। चंचल लिखना है तो चंचल ऐसे लिखते थे, ठीक है, चंचल लिखना तो ऐसे लिखते थे। ऐसे ही आपको लिखना है मंद, ठीक है, तो मंद ऐसे लिखते थे, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है चंपा, तो चंपा ऐसे लिखते थे। अब मैं 5 का उदाहरण आपको समझा रहा हूं। देखिए, अब ये का वर्ग में है पूरा। जब भी का वर्ग का कोई अक्षर लास्ट में आए और उससे पहले क्या हो, ना शब्द की प्रतिध्वनि हो या फिर एक प्रकार से पंचमाक्षर आ रहा हो। पंचमाक्षर मतलब कि इसे का पंचमाक्षर क्या है? अंगा है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मतलब अंगा है। इसके अलावा जो है डा का पंचमाक्षर क्या है? टा ठा डा ढा। टा का पंचमाक्षर क्या है आपका? अड़ा है, ठीक है। मतलब कि चा का पंचमाक्षर क्या है आपका? इया है, चा चा इया। टा ठा डा ढा मतलब कि ता था ना, यानी कि ता का जो है आप देखते हैं दा का पंचमाक्षर ना है। और पा फा वा भा मा यानी कि मा पंचमाक्षर। तो ये 5 क्या है? पंचमाक्षर हैं। इन 5 के स्थान पर क्या कर दें? एक बिंदी रखने का सुझाव दिया था किसने?
बाबू श्याम सुंदर दास ने। चूंकि ये लिखने में थोड़ा जटिल, देखने में कठिन लग रहा होगा, पढ़ने में थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन देखें अब इसको करने के लिए क्या किया गया, गंगा के स्थान पर क्या कर दिया गया, यानी का वर्ग में है। अगर किसी भी शब्द के पीछे गा है तो चूंकि यहाँ पे पीछे गा है, ये का वर्ग का शब्द है गा, तो इसलिए का वर्ग का ही पंचमाक्षर आता है गंगा के लिए। ये गंगा के लिए ऐसे गंगा आप नहीं लिखेंगे कि ऐसे गंगा आपने लिख दिया, ऐसे गंगा आपने लिख दिया, ठीक है, ऐसे गंगा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा। क्लियर? यानी कि गा चूंकि लास्ट में इस वजह से यहाँ पर डा आया है, मतलब कि अंगा आया है, तो गंगा हो गया। तो यहाँ इसके लिए आप ऐसे गंगा लिख सकते हैं, ऐसे गंगा लिख दीजिए, ठीक है। गोंडा, अब ये डा चूंकि आप देखते हैं टा ठा डा, अब डा वर्ग में, टा वर्ग में कौन सा आता है, टा वर्ग में ड़ा आता है, इसी वजह से यहाँ पर ड़ा आया है बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आप गोंडा शब्द ऐसे भी लिख सकते हैं, गोंडा ऐसे भी लिख सकते हैं, यही बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। चंचल शब्द चूंकि चा आया, चा वर्ग में यहाँ पंचमाक्षर है, अब चंचल के लिए हम चंचल ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो कि चंचल हम ऐसे लिख दें, ठीक है, चंचल ऐसे लिख दें, तो ये चंचल सर्वदा गलत है, ठीक है। चंचल आप चाहें तो ऐसे लिख दें, ऐसे लिखना चाहें ये भी चंचल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चंचल तभी सही होगा जब आप या तो बिंदी रख कर लिखें या तो फिर यहाँ लगा दें बीच में। मंद, अब मंद के लिए आप ऐसे मंद लिख सकते हैं बड़े आराम से, चूंकि पंचमाक्षर बताया गया, तो चूंकि दा ता था दा धा ना, दा के उसमें कौन सा वर्ग आता है, दा में लास्ट अक्षर कौन सा, ना है, तो ना लगेगा आगे ना, ठीक है। ऐसे ही चंपा में आप देखते हैं इसमें क्या लगेगा, चंपा ऐसे भी लिखते हैं आप, चंपा। तो आप देखेंगे कि पा जो है पा फा वा भा मा है, पा वर्ग में पंचमाक्षर क्या है, माँ है, तो माँ के लिए यहाँ पर चंपा। अब आप चाहें कि चंपा हम ऐसे लिख दें, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आप चाहें कि चंपा हम जो है ऐसे लिख दें, ठीक है, चंपा लिख दें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चंपा के लिए यही आपका चंपा, ये बिंदी रख सकते हैं, यानी पंचमाक्षर के लिए आप ऐसे बिंदी रख करके इसको लिख सकते हैं, ऐसे समय वर्ग में, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से आपको भटकने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, इससे पहले गृह विज्ञान का मॉडल पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पेपर नंबर 1 का, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। डायटेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया था, यानी कि आपको एक प्रकार से उपचारात्मक पोषण वगैरह, ठीक है, आहार और उपचारात्मक पोषण पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इन सभी का पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं, 9161936062 पर आपको SMS करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर देना, कोर्स में ज्वाइन हो जाना है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके तुरंत इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजें, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर हम भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो होगा आप अपने द्वारा भी भेज सकते हैं, किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, और आपको उसके बाद में जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से। उसके अंदर आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज टाइप का मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है, लिखित टाइप का भी मॉडल पेपर, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पेपर के पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेंगे। और लाइव क्लासेस 2-2 घंटे की होने वाली है एमसीक्यूज की, तो उसकी भी तैयारी आपकी चल रही, जल्द ही आपके लिए लाइव क्लासेस आएंगी जिसमें आपके जो है वो भी बोले जाएंगे, ठीक है, नाम भी बोला जाएगा, सब कुछ होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसके साथ ही साथ में आपको क्या होगा, एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की, जो भी आपके सब 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, तो यानी 4 पेपर आपके यहीं पर, और एक आपका को करिकुलर जो होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उन सभी की पूरी तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से अभी SMS करके जुड़ जाएं, तो देर ना करें, जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई।